बच्चों आज हम लोग जो पहला असाइनमेंट दिया था वेक्टर का उसको डिस्कस करेंगे। तुम्हारे डाउट्स मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बच्चों जब मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ और बोर्ड पे कुछ लिखूंगा तो तुम मेरे वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा। कुछ और मैसेजेज आए हैं, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। अजिंक्य 17 17 17 कितने बार लिखोगे? ठीक है 17 लिख कर लेंगे अभी। हर्ष बादे ने कहा क्वेश्चन नंबर 8। विधि मराठे विधि, ये तो सवाल क्लास में किया था 4th नंबर। विधि 4th में क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना? f ऐसा नहीं है, f ऐसा है, उल्टा है। तो a प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस ई तक का जो वैल्यू है वो ऐसा है, f के बराबर है। f प्लस f 2f हो जाएगा। विधि क्लियर हो गया होगा? सर। हाँ बोलो। सर हाँ मैंने 4th पूछा ही नहीं है, 15th पूछा है। अच्छा 4th किसका आया था? अच्छा ठीक है ठीक है। बच्चों जिसने 7th पूछा है देखो, ए जो है 20 डिग्री एंगल बना रहा है और बी 110 डिग्री बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है? तुम देख लोगे ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है। जब 90 डिग्री एंगल है तो 6 और 8 का कितना हो जाएगा ये कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट। 90 डिग्री होता है तो ऐसा होगा, तो ये 10 हो जाएगा। आई होप कि 7th बहुत ही आसान सा सवाल था। और 8th भी हर्ष बाधे, हर्ष आई थिंक पूछा है। 8th तो में तो कोई डाउट ही नहीं है, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? दो वेक्टर दिया हुआ है 5 और 4 का और एंगल 60 डिग्री है दोनों के बीच का। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हर्ष बताओ इसमें कैसे डाउट आया? सो हर्ष बाधे को आई थिंक 8th क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज कर गया होगा जो हमने लेक्चर में लिया था। लेक्चर में हम जो लिए थे उसमें ये ए वेक्टर था और बी वेक्टर ऐसा था बच्चों, ऐसा। तो ये एंगल था 60 डिग्री दिया हुआ, तो ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच में नहीं था बिकॉज दोनों का टेल एक साथ नहीं था। 8 के बाद 12th आ जाते हैं। 12th से पहले बच्चों 11th इज ए गुड सम। सारे बच्चों देखो 11th इसमें अच्छा सा सवाल है। दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है और रिजल्टेंट is perpendicular to A. A has magnitude 6. Then find the magnitude of B. ऐसे सवाल हमने किए थे बच्चों। मैं अभी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। बच्चों एक वेक्टर A है और एक दूसरा वेक्टर B है जिसका रिजल्टेंट दिया है A के परपेंडिकुलर। तो मैंने पहले रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। तो बताओ B कैसा होगा? B सर्टेनली A में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये हो जाएगा? सो दिस विल बी B। इसका मैग्नीट्यूड 6 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड 12 है। पूछा बी क्या होगा, तो हम लोग बता सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ तो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, यहाँ तो ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 6 है, ये 12 है। a प्लस बी इक्वल टू आर।
ये 90 डिग्री दिया था, तो b विल बी 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 6√5। बच्चों ये हो गया हमारा 11th सम। 12th सम पूछा है a और b के बीच का एंगल। तो अगर मैं कहूं कि ये अगर थीटा है तो थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों को टेल को साथ में रखोगे ये वाला एंगल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा विल बी आवर आंसर। तो पहले मैं थीटा निकाल लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू 12/6। शायद बच्चे यहां पे कंफ्यूज हुए होंगे। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। बट मैंने बहुत प्यार से बताया था दिस इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल इज दिस। सो एंगल बिटवीन A and B is equal to pi minus tan inverse 2। pi minus tan inverse। बच्चों 6 तो बहुत ही आसान सवाल है। 5 और 9 का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता है, तो मिनिमम कितना होगा 4, मैक्सिमम कितना होगा 14, है ना। तो A विल बी द करेक्ट आंसर। 2 न्यूटन नहीं हो सकता रिजल्टेंट। बच्चों 10 सवाल देखो। There are two vectors P and Q. There are two vectors P and Q. Magnitude दिया हुआ है। If magnitude of their resultant is √388, find the angle between the two vector. तो ये तो सॉल्व करना है। ये 10 सम कर रहा हूं। ये दिया हुआ 388 इज इक्वल टू ए दिया है 10 स्क्वायर प्लस ये 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 12। बस इतना लिखना है ना। तो 388 माइनस 244 that is equal to 2 into 10 into 12 cos theta। ये सही लिखा 244 ना, 100 प्लस 144 244। ये कितना बच गया 144 बच गया। 144 डिवाइड बाई 2 into 10 into 12 that is equal to cos theta। 12 से गया 12, ये हो गया 6, ये हो जाएगा cos theta is 3/5। लक्ष्मी तुमने क्लास पहले का नहीं अटेंड किया है। cos थीटा 3/5 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 53 होता है। पिछले लेक्चर्स देखोगे तो वहां पे मैंने बताया है। बच्चों 15 सम जो है 15th इज ऑलमोस्ट सेम एज 11th सम, ऑलमोस्ट सेम। क्या दो वेक्टर है जिसका sum of magnitude of two forces acting on at a point is 16 Newton. Their resultant is normal to the smaller force, has magnitude 8 Newton. The forces are. तो इसको मैं बता रहा हूं, स्टॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लेकिन ये थोड़ा और अच्छा है। का if sum of magnitude of two vector। बच्चों इसका मतलब हुआ सम ऑफ किसका सम, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a प्लस b दैट इज इक्वल टू 16। ये सवाल में दिया है 15th में। लेकिन अगर मैं कहता इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये दिया नहीं। अगर मैं कहता ऐसा सवाल इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो किसका मैग्नीट्यूड
सम ऑफ टू वेक्टर्स, दैट मीन्स a प्लस b, ये हो गया सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज 16। सो बच्चों तुम्हें ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझना होगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? अगर आया तो थम्स अप करो या बताओ यस की समझ में आया सर। बच्चों ये दोनों में डिफरेंस जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें क्लियर था, बट इस सवाल में दिया a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 16। अब कहा है कि a और b का रिजल्टेंट जो है ना, दिस इज a, और b का जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है। तो फिर से वही कहानी, ये हो गया b, इसका आई थिंक 8 दिया हुआ है शायद, देखना सवाल में क्या दिया है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, if the resultant is normal to the smaller force and has magnitude 8 Newton. ठीक है, स्टॉप शेयर। सो ये 8 हो गया और इन दोनों का समेशन बच्चों 16 है। तो मान लो ये सपोज x है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x तो ये 16 माइनस एक्स। तो कर लेंगे बहुत ही सिंपल सा, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन यू विल गेट x। सॉल्व हो जाएगा। हम लोग ना ऐसे लेते हैं, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कभी कभी वेक्टर को ना इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी बोल रहा हूं, कोई वेक्टर ए है और ये ए वेक्टर जो है वो 30 डिग्री पे है, ऐसे। सो व्हाट वी से कि वेक्टर ए इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं बच्चों? सुनना, 30 डिग्री नॉर्थ किससे? ईस्ट से, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दिस कैन बी ऑल्सो सेड कि कोई कहेगा नहीं सर मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं, इस वेक्टर को ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज 60 डिग्री, किससे पूछूं? लक्ष्मी, लक्ष्मी समझ में आ रहा होगा लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी बताओ माइक ऑन करके, क्या बोलूं इसको? अथर्वादे, यज्ञेश, लक्षिका गलत है, बाकी इससे पहले जिसका नाम लिया उसका सही था। अच्छा, नॉट फ्रॉम ईस्ट नहीं, इसको बोलेंगे, हमने कहा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ में है, या इसी को कह सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट किससे? ऑफ नॉर्थ, है ना। अगर सपोज ऐसा कोई वेक्टर है, ये सपोज बी है और ये एंगल थीटा है, तो इसको क्या कहेंगे? बी वेक्टर इज थीटा एंगल साउथ ऑफ वेस्ट। बच्चों अगर ये 45 डिग्री है, ये सपोज सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर को ऐसे ही बोलते हैं, 45 डिग्री भी बोल सकते हैं, या सिंपली बोलते हैं सी इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब अगर 45 है तो मेंशन करने की जरूरत है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब जस्ट बाइसेक्टर के अलोंग है, या इसको बोल सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 16 सम में देखो,
vector A is directed along 30° west of north. You can draw the diagram. फिर another vector B along 15° south of east. ये डायग्राम ड्रॉ करो और जो रिजल्टेंट होगा वो उसको दिखाओ फ्रॉम पैरेललोग्राम रूल, मतलब दोनों के टेल को एक साथ रख करके दिखाओ, एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा नहीं हो सकता है। 16 के बाद आ जाते हैं 18, आई थिंक, हाँ 18। बच्चों 18 का मतलब हुआ, देखो लिखा है इक्विलिब्रियम का मतलब, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है इसलिए मैंने लिख दिया है। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो। अब बताओ 3 पेयर है इसमें, नेट फोर्स जीरो होने के लिए 3 वेक्टर का समेशन जीरो हो तो सर्टेनली कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ये अच्छा सा सवाल है, इसको स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन को। बच्चों अगर 3 वेक्टर का समेशन जीरो है, ए बी सी, तो वो ऐसा ही बनेगा, क्लोज लूप बनेगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा। अगर हम हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज किए तो ऐसे अरेंज कर लेंगे हेड टू टेल ऑर्डर में, तो ये ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल में पता है कि जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड का वैल्यू लेस देन होता है 2 छोटे साइड के समेशन से। आई होप कि ये आइडिया सबको पता है। ट्रायंगल का सबसे जो बड़ा साइड है 2 छोटे वाले साइड के समेशन से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है। तो ट्रायंगल नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा इक्वल में। तो बच्चों यहां से देखना, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस स्क्रीन शेयर में देखो 2 और 4, 6, ये तीसरा है, 5 चलेगा। ये देखना, ये 3 और 3, इसमें 2 आंसर सही हो गए क्या? हाँ सर, सी और डी सही आ रहा डी और डी 2 आंसर सही हो गए, है ना? इसमें ध्यान दिया दैट 2 आंसर्स विल बी करेक्ट। अजिंक्य ने कहा सर 17 भी बता दो। बच्चों 17 भी डिस्कस कर रहा हूं, देख लो, ये सवाल भी डिस्कस कर रहा हूं, पढ़ लो एक बार। और मैं डिस्कस कर रहा हूं। कहना एक वेक्टर है 3p, दूसरा वेक्टर है 2p। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूं, मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं। Magnitude of resultant of two forces 3p and 2p are, if the first force is double, magnitude of resultant is also double. तो दोनों के बीच का एंगल पूछा है। तो 3p और 2p का कुछ रिजल्टेंट है r। उसके बाद क्या किया, 3p को डबल कर दिया। इसको ऐसे दिखा देता हूं, r स्क्वायर जो कहा है वो कर लेते हैं बच्चों। r स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p cos थीटा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोला है बच्चों कि 3p को हम डबल कर दिया फर्स्ट वेक्टर को, दैट मीन्स वो हो गया 6p। बाकी कुछ चेंज नहीं किया। कहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया, मतलब हो गया 2r।
बाकी तो वही रहेगा 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p cos थीटा। अब यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ cos थीटा, निकल जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू ये यहां पे पुट कर दो। किसी ने सॉल्व किया होगा बच्चों? 20 सवाल तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 में ए बी सी दिया तो देखो क्या क्या कर सकते हैं, यहां से देखना। पहला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? तो देखो इसका आर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, तो ए प्लस बी इजकल टू माइनस सी। दूसरा देखते हैं यहां से बच्चों, बी में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो बी का कौन सा आंसर हो जाएगा? एस। यहां देखना सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में देखो ऐसा ले लो, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, कौन सा है? पी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। सिमिलरली यहां देखना, इसमें क्या करेंगे, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, डी ऑप्शन में सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्यू ऑप्शन। बच्चों देखो ये सवाल ना समझने के लिए मैंने ट्रायंगल रूल में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया था कैसे लिखते हैं, और इतने सिस्टमैटिक तरीके का असाइनमेंट तुम्हें कम जगह मिलेगा कि अभी जो सिर्फ एडिशंस पे सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, कोई भी सीट उठा लो, एडिशंस पे इतने अच्छे समेशन अरेंज वे में नहीं मिलेगा तुम्हें। सिर्फ एडिशंस के कॉन्सेप्ट पे है ना। बच्चों 21 देखो, F1, F2, F3 acting on a particle such that body is in equilibrium. Suddenly F4 vanish. तो बच्चों इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F4 है। अब का F4 नहीं है, सिर्फ F1 F2 F3 है, तो तीनों का समेशन किसके बराबर होगा? माइनस F4 के बराबर, डी। तो बच्चों 26 तो बहुत आसान था, 28 पढ़ लो एक बार। ट्वेंटी में कहा कंसीडर इस डायरेक्शन एज एक्स एक्सिस नॉट एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एकदम सही। ये एग्जैक्टली रिजोल्यूशंस पे है, रिजोल्यूशंस अभी पढ़ाया नहीं। कंसीडर ईस्ट एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी कंसीडर ईस्ट, इसको ले लिया, ईस्ट को ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। और मैं समझा देता हूं इसको करना क्या है। पहले ये 10 मीटर चला ईस्ट के डायरेक्शन में, यहां पे आ गया बच्चों, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। पहला कहा है कि एक गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, गोज 10 मीटर टुवर्ड्स इट्स, देन मैं लिख रहा हूं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट, तो कैसा हो जाएगा? ऐसा वेक्टर हो गया, वेस्ट से
30 डिग्री ऐसा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये कुछ डिस्टेंस चला है, उसके बाद कहा कि ये इसके बाद यहाँ के बाद फिर वो किस डायरेक्शन में चले कि यहाँ पहुंच जाए, तो वो ऐसा चलेगा, यही वेक्टर निकालना है। तो मान लो ये वेक्टर तो तुम लिख सकते हो बच्चों 10 आई कर, बट इसको लिखने में भी तकलीफ होगी बिकॉज रिजोल्यूशन नहीं बताया। बट अगर ये वेक्टर लिख लिया, ये मान लो ए ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मुझे सी वेक्टर चाहिए, तो सी वेक्टर इसका तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये तुम्हें पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। सिर्फ इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं ये अभी हम आज के क्लास में देखेंगे। हेडिंग डालो बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है ये पहले आइडिया समझाता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है क्या ये रिजोल्यूशन मीन्स हम ब्रेक करेंगे बच्चों वेक्टर्स को, एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे दो वेक्टर में। इससे पहले हमने एडिशंस पढ़ा था, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाते थे। So in this case, we will break a vector in terms of two vectors, लेकिन वो दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये वेक्टर है ए, लेट्स एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। सो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम देता हूं यहां पे O, ये सपोज A है, ये सपोज B है। सो ये A जो वेक्टर है, OA वेक्टर, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस वेक्टर इज समेशन ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर? क्या मैं इस O वेक्टर को दिस प्लस दिस कर सकते हैं ट्रायंगल रूल से? कहोगे यस सर। OA को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसा लिख लेते हैं, A वेक्टर जो है OA वेक्टर इज OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। तो देखो हमारा यही काम है, A वेक्टर्स को दो वेक्टर्स के टर्म में लिख दिया, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स किधर है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। कहोगे सर OB वेक्टर कितना है, OB वेक्टर कितना है? तो हमने पहले बताया बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्वांटिटी आती है A cos थीटा, हमने बताया है, और ये क्वांटिटी आती है A sin थीटा। मतलब OB का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज A cos थीटा, BA है मैग्नीट्यूड में A sin थीटा। बट मुझे तो यहां OB वेक्टर लिखना है,
इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, ए कॉस थीटा हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस बी ए, देख रहे हैं यहां से, इधर डायरेक्शन बच्चों, इधर ए साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज जे कैप। और ये बहुत प्यार से समझाया है, इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। बच्चों इसको लिख लो और फिर समझाएंगे। बच्चों ये जो हमने लिखा क्या समझ में आया? ए वेक्टर्स को हमने लिख लिया समेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सो आइदर हम ए लिखें या ये दो वेक्टर लिखें। अब क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं उसका आइडिया मैं बताता हूं। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सपोज 3 वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है बच्चों, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, ग्राफिकली तो ऐसे ऐड कर लेंगे, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर उससे ऐड करने जाओगे तो पहले इसका इसका ऐड करोगे, फिर इसके और इसके बीच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंगल आएगा, फिर इसके इसके लिए लगाओगे वही फॉर्मूला, बहुत ही टीडियस होगा। 3-4 को तो ऐड करने में हालत खराब हो जाएगी, एंगल भी नहीं पता रहेगा। तो अगर आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेक्टर दिया हुआ है और वो दो वेक्टर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे ऐड करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन तुम कहोगे कि सर अगर हमारे पास आप 3, 4, 5 दे दो, अगर मान लो ये 2 आई कैप है, ये 3 आई कैप है, ये सपोज 4 आई कैप है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, और मैं पूछूं कि बताओ इस तीनों का समेशन क्या होगा, सब सेम डायरेक्शन में है, तो दिख रहा होगा इसका समेशन क्या होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, यही स्ट्रेट लाइन ही है। 2 + 3 5 + 4 9 आई कैप। अगर मैं कहूं कि इधर वेक्टर्स है सारे, एक आध इधर भी है माइनस जे कैप में भी, ये सारे वेक्टर्स को ऐड करना बहुत आसान होगा। दैट मीन्स अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितने भी सम हो, कितने भी वेक्टर्स हो। और अगर दो वेक्टर्स ऐसा भी, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर है, तो भी ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर मान लो ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है, तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाता है। सब सुनना, हमारा टारगेट यही होगा कि अब जितने भी वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं, जितने भी वेक्टर्स, उस सब वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देंगे, उसको लिख देंगे समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप में। अब ये ए वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे दिस प्लस दिस में, सिमिलरली बी वेक्टर को रहेगा उसको भी ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जब सारे वेक्टर्स को, ऐसे वेक्टर्स को हम आई कैप जे कैप में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आई कैप वाले वेक्टर एंड जे कैप वाले वेक्टर। सारे आई कैप वाले को एक साथ, सारे जे कैप वाले को एक साथ, तो कितने भी वेक्टर्स हो सबका समेशन आ जाएगा समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, है ना। तो रिजल्टेंट हमारा ऐसे आ जाएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम बहुत अच्छे से बता देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें दिक्कत ही नहीं होगी। सो बच्चों मैं बता रहा हूं कि जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है ना, तो रिजोल्यूशन मेथड से ही जाना, दूसरे मेथड से नहीं जाना। इट विल हेल्प यू। 2 भी वेक्टर्स को ऐड करना है तो रिजोल्यूशन से कर सकते हो।
तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया क्या करना है? वेक्टर्स को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बच्चों जब हमने ऐसे रिजॉल्व किया ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एकदम सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहना। ये जो क्वांटिटी आई ना, ये जो क्वांटिटी आई, दिस इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस क्वांटिटी को यहां दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए along x axis। लिख लो। अब देखो कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे कहेंगे, तो ये वेक्टर इसके टॉप से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो क्वांटिटी आया इसको नाम दे दिया कंपोनेंट। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में इतना इंपैक्ट है। पूरे फिजिक्स में, मैकेनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपोनेंट। फोर्स सपोज हमने इधर लगाया, एक ब्लॉक है और हमने फोर्स इधर लगाया F, लेकिन ये मूव करेगा इधर, इधर एक्सलेट करेगा सपोज, तो इसका इस फोर्स का इधर कितना कंपोनेंट है? इस फोर्स का इधर कितना कंपोनेंट है? तो ये देखो, ये अभी थीटा है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा अभी समझा, F cos थीटा। मतलब इस फोर्स का इधर इंपैक्ट है F cos थीटा के बराबर। अगर तुमने ऐसे पुल किया तो ये थोड़ा इधर स्लो चलेगा, तुमने अगर इधर ही पुल किया तो ये थोड़ा ज्यादा चलेगा, इधर ही रहेगा, पूरा पूरा इधर ही है F। ऐसे एंगल पे किया तो इसका इस डायरेक्शन में कम है F cos थीटा, और थोड़ा थीटा बढ़ाओगे तो इसका इस डायरेक्शन और कम होगा। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में इतना इंपैक्ट है। सिमिलरली इसको क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा इस F का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। इसको जब हम कंपोनेंट की बात करें बच्चों, तो ये a cos थीटा आया। बताओ ये a cos थीटा क्या होगा? a से मतलब वेक्टर इटसेल्फ से कम होगा, बिकॉज cos थीटा इज लेस देन 1। इक्वल भी हो सकता है अगर थीटा 0 है तो कंपोनेंट इज ऑलवेज component of a vector is always less than or equal to magnitude of the vector, isn't it? 10 न्यूटन का फोर्स का कंपोनेंट 10 से कम ही होगा या इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम, ज्यादा नहीं हो सकता कंपोनेंट। सो नैन पटेल समझना इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इसी वेक्टर को लिखा समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। ये जो आया ना क्वांटिटी ए का आई कैप में, ये है कोएफिशिएंट, इसी को बोलेंगे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। इसको बोलेंगे कंपोनेंट अलोंग जे कैप, दैट मींस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसको हम दो वेक्टर्स में समेशन ऑफ टू वेक्टर्स में लिखे। समझ में आया यहां तक नैन पटेल? अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर एक काम करो, मुझे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मुझे ए वेक्टर्स को ना आपने इधर और इधर एक्सिस में ब्रेक किया,
क्या यही दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, किसी भी दो म्यूचुअल में ब्रेक कर सकते हैं। म्यूचुअल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी, किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करें तो मान लो ये एक्सिस हो गया एक्स डैश एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ले लिया ये वाई डैश एक्सिस। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई डैश कैप कर रहा हूं, आई डैश कैप, इस डायरेक्शन के वेक्टर को जे डैश कैप। अगर मान लो अब ए वेक्टर्स को रिजॉल्व करके लिखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के वेक्टर्स के टर्म में, तो बच्चों यहां से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। लेट्स दिस एंगल इज डेल्टा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये बी लिखा, ये सपोज एम लिख दिया है। सो इस ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर्स को ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर समझ में आया तुम्हें तो क्या ओ एम कितना होगा, ये एंगल डेल्टा है बच्चों, तो ये ए, तो बेस वाला होता है कॉस, तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस डेल्टा, और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लिखे आई डैश कैप प्लस एम ए वेक्टर ए साइन डेल्टा जे डैश कैप। बच्चों ये समझ में आया क्या? अभी तक हमने जो वेक्टर है, एक वेक्टर्स को लिखा इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर। जरूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तुम कह सकते हो बच्चों कि एक वेक्टर सपोज ऐसा है, तुम इस वेक्टर को ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर को ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, बट इन दोनों में परपेंडिकुलर नहीं है। तो जरूरी नहीं कि एक वेक्टर्स को हम दो वेक्टर्स के टर्म में लिखें तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही हो। हम लिख सकते हैं दो क्या तीन वेक्टर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। ए को लिख सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस। ए कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, फोर वेक्टर्स, ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस का। बट ऐसा लिखने से हमें कोई यूजफुलनेस मुझे नहीं मिलेगा, कुछ हमें काम का नहीं है। ये काम का तब होगा जब हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखेंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमें हेल्प मिलेगा। क्लियर? बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, और जो अभी सिखा रहा हूं इस पे एकदम फोकस करो। पूरे वेक्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज की जो अभी मैं सिखा रहा हूं, वेक्टर में नहीं, पूरे मैकेनिक्स में, फिजिक्स में इसी की जरूरत पड़ेगी कि हाउ टू रिजॉल्व। और इसमें कंफर्ट जोन आना है, एकदम साथ साथ मेरे साथ तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। सो दिस इज वेक्टर बी, ये एंगल यहां से बना रहा, थीटा की जगह कुछ लिख देता हूं फाई। एक हमने देखा था, तो ये किस दो वेक्टर से बना हुआ है, इसको आई कैप जे कैप वाले वेक्टर के टर्म में लिखना है, आई कैप जे कैप वाले में। तो क्या करते हैं, यहां से टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड सी कि ये वेक्टर किस दो वेक्टर का समेशन है। तो देखो यहां के टेल से स्टार्ट करते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तुम भी एरो ड्रॉ करो, दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल टू बी। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर ये बी है बच्चों, तो ये हमने सिखाया दिस इज बी, जिससे एंगल दिया हुआ वो वाला कॉस होता है, बी कॉस फाइव, इतना प्यार से समझा रहा हूं। और फाइव के सामने वाला से साइन, ये हो जाएगा बी साइन फाइव। कैसे आए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर लिया, अब याद रख लो। ऐसे भी बेस किस में आता है, ये अगर इस एंगल के लिए बेस है तो कॉस वाला में बेस होता है, परपेंडिकुलर ही है साइन, बी कॉस फाइव बी साइन फाइव।
सो इस b को क्या लिखेंगे बच्चों, b cos 5 i कैप कि माइनस आई कैप, तुम लोग कहोगे सर माइनस आई कैप बिकॉज इधर है डायरेक्शन, सी दिस इज द डायरेक्शन इधर, प्लस b sin 5, डायरेक्शन किधर है, ऊपर, जे कैप इधर है, जे कैप, ये हमने b लिख लिया। अगर मैं लिखूं बच्चों c, ये बच्चों c वेक्टर है, ये सपोज डेल्टा एंगल है, ये डेल्टा एंगल है, क्या करेंगे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ। दिस वेक्टर इज मेड अप ऑफ, टेल से स्टार्ट करते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड c, तो ये हो जाएगा c cos डेल्टा, और ये हो जाएगा c sin डेल्टा। सो c वेक्टर कैन बी रिटन एज c cos डेल्टा, c cos डेल्टा, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या लिखे, आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। विधि ने कहा प्लस, गलत बच्चों, मुझे समझ में आ रहा है क्यों प्लस विधि बता रही है, इसलिए मैंने ये सवाल भी दिया है। डायरेक्शन, यू हैव टू सी द डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इधर है, इट डजंट मैटर कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है निगेटिव पे, ये मैटर नहीं करता है विधि। सो क्यों, क्योंकि वेक्टर को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे ये बताया तो सोचा अच्छा ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए निगेटिव लिखा, नहीं, c cos डेल्टा ये इधर है इसलिए माइनस आई कैप, प्लस c sin डेल्टा बच्चों, और कुछ बच्चों ने जवाब दिया है माइनस जे कैप। हर्षवर्धन एकदम सही सही जवाब दिया था, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकित। सो बच्चों ये नोट डाउन कर लो। बच्चों पहले ये वेक्टर मैंने डिस्कस कर लेता हूं। ये वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ है, क्या किया हमने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिससे एंगल दिया हुआ है मोस्टली मैं कोशिश करूंगा इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस पे, एंड यू कैन सी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, d ये हो जाएगा d cos थीटा j कैप, d sin थीटा i कैप। सिमिलरली यहां देखो एरो ऐसा है, मैं पहले टेल हेड से ड्रॉ कर रहा था, यहां पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, डजंट मैटर। स्टार्ट करो यहां से, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, ये e है सपोज, तो e वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा e cos डेल्टा, ये थीटा यहां से e cos डेल्टा e sin थीटा, e sin थीटा j कैप नहीं माइनस j कैप, प्लस e cos थीटा i कैप। नोट डाउन बच्चों। चलो बच्चों देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज a, इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको लिखा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो इस a को हमने लिखा a cos थीटा i कैप, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर को लिखा a sin थीटा j कैप। इसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे उठा लोगे तो इसको ऐसे समझो, दिस इज a cos थीटा i कैप और a sin थीटा j कैप, ठीक है।
दिखाने के लिए यहां और यहां। अगर मैं कहूं बच्चों ऐसे, अब इसकी कैसे जरूरत पड़ेगी वो बताता हूं। जो मैकेनिक्स में, जो न्यूटन्स लॉ, मैं बता रहा हूं, फिजिक्स में जो इंटरेस्ट जगेगा, फिजिक्स की तरफ जो इंक्लिनेशन आएगा, फिजिक्स से प्यार तुम्हें हो जाएगा, कहां से, जब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करूंगा। रियली मैं बता रहा हूं, न्यूटन्स लॉ के बाद मजा आ जाएगा फिजिक्स में, अगर तुम साथ साथ पढ़ते रहो तो बच्चों वहां पे मैं न्यूटन्स लॉ में कहूंगा कि ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg। किधर लग रहा है mg? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg का फोर्स अर्थ पुल करता है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैं कहूंगा इस mg को रिजॉल्व कर दो, ब्रेक कर दो इस वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म में, एक along the incline और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। मैंने ऐसा कहा कि ऐसा करना है, और मैं दिए रहूंगा कि ये एंगल है सपोज थीटा, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो तुम ज्योमेट्रीज कहोगे सर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा और थीटा। सो बच्चों लुक एट दिस, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यही चाहिए पूरे फिजिक्स में। जिसको ये आ गया बच्चों उसका मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, बिलीव मी, जो मैं अभी बता रहा हूं और टाइम के साथ और आगे भी बताऊंगा। दिस इज योर वेक्टर, ये देखो एरो दिखा रहा है, ये एरो है ना, पॉइंटर भी देख लो, वेक्टर पेंसिल दिख रहा है, दिस इज mg। इसका दो कंपोनेंट बच्चों, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। हालांकि मैं इसको ऐसे करूंगा, कैसे ड्रॉ करता था, ऐसे परपेंडिकुलर। सो दिस वेक्टर इज मेड ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखना बच्चों यहां से mg जिससे एंगल दिया हुआ है उधर cos थीटा, mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर इधर। दैट मीन्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, इस mg को तुम रिप्लेस कर सकते हो इधर mg cos थीटा, और इस mg का इधर कंपोनेंट, मतलब इधर का मतलब इधर mg sin थीटा। जिसको ये करने आ गया उसको फिजिक्स में मजा आ जाएगा, यू विल एंजॉय फिजिक्स। इसलिए मैंने कहा वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने 100 टाइम्स बोल चुका हूं। सो बच्चों ये होमवर्क दिया, ए जिसका मैग्नीट्यूड 10 37 डिग्री पे है, बी वेक्टर 8√2 45 डिग्री ये एंगल दिखाया हुआ है, सी वेक्टर 12 मैग्नीट्यूड 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, ये 53 ये इधर है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, 6√3, आई कैप तो है नहीं, ये सिंपली जे कैप में है, तो सिंपली लिखेंगे 6√3 जे कैप। ये देखो 2 है तो इसको लिखेंगे सिर्फ 2 आई कैप। अगर कोई पूछे इसका x कंपोनेंट कितना है तो 2, y कंपोनेंट कितना है तो 2 sin 0, x एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है तो y कंपोनेंट 0, ऐसे बोलेंगे। सिमिलरली ये सारे वेक्टर्स को तुम्हें आई कैप जे कैप में लिखना है बच्चों, A B C D, और ये लिख करके मुझे फोटो भेजना है।